नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है हेमंत का विजय मंत्र। हेमंत, हम ऋतु की बात कर रहे हैं, हेमंत हम भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन हेमंत का है क्या विजय मंत्र और किस हेमंत की बात कर रहे हैं, जरा इस खबर को देखिएगा तो आप समझें। जनता के बीच में जब 2028 में जाए तो 2023 से बेटर हमने क्या किया, उन बातों को लेके जाए, सरकार और संगठन के समन्वय के साथ जाए। यही हेमंत खंडेलवाल का समन्वय मंत्र है। जी हां, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पिछले दिनों सागर में दो वरिष्ठ नेताओं गोविंद राजपूत और भूपेंद्र सिंह के बीच की अनबन को जिस अंदाज में दूर किया, वही बीजेपी का आधार है, जहां संगठन सर्वोपरि होता है। दरअसल हेमंत खंडेलवाल 2028 के मिशन में जुट गए हैं। बंसल न्यूज के कार्यक्रम खास मुलाकात में उन्होंने कहा कि 2023 में पार्टी ने जो रणनीति बनाई, 2028 में उसको आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यकर्ता और मतदाता के बीच आपसी समझ ही 2028 में सफलता दिलाएगी। अब सुनिए क्या है हेमंत का विजय मंत्र जो पार्टी को हमेशा आगे रखता है। शायद कम्युनिकेशन गैप के कारण, शायद कोई गलतफहमी के कारण आपस में दूर हैं, तो उन्हें एक करने का काम करना चाहिए, उन्हें साथ में बात करनी चाहिए, समझाइश देनी चाहिए। मैंने बिल्कुल निष्पक्ष भाव से दोनों से आग्रह भी किया, अध्यक्ष के नाते आदेश भी दिया, कोशिश भी की कि दोनों एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के घर जाए। और मैं दोनों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी बात को तुरंत माना। सुना आपने हेमंत खंडेलवाल ने कैसे साफ शब्दों में कहा कि पद आते जाते रहते हैं, काम करने पर ध्यान देना चाहिए। साफ है कि 2028 में बीजेपी हेमंत और मोहन के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। ऐसे में खंडेलवाल ने अभी से खुद को पूरी तरह से संगठन को समर्पित कर दिया है। वो लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। संगठन की कमजोरियों पर उनका स्पेशल फोकस है। हेमंत की सक्रियता के बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने तैयारी के साथ 2028 में बम्पर जीत का दावा किया है। 2023 का तो परिणाम चला गया, उसमें बीजेपी ने चुनाव चोरी कर लिया। 2028 में रणनीति है कांग्रेस पार्टी की भारी बहुमत से 170 सीट लाके सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। अभी 2028 के विधानसभा चुनाव में 3 साल का वक्त बचा है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और संगठन के हेड हेमंत खंडेलवाल दोनों मिशन मोड पर हैं। 2026 की शुरुआत से सरकार और संगठन दोनों सुपर एक्शन मोड में नजर आएंगे। हेमंत खंडेलवाल खाटी संघ परंपरा से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके आने के बाद से ही पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं की पूछ परख बढ़ी है। हेमंत जिस तरह से संगठन की कमियों और खामियों को एड्रेस कर रहे हैं, वो बीजेपी के लिए बेहतर संकेत है। कुल मिलाकर हेमंत खंडेलवाल जिस नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो पार्टी के लिए 28 में विजय मंत्र साबित हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपती है तो उसके पीछे बड़ी गहरी सोच होती है। चाहे मध्य प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी हेमंत खंडेलवाल के पास हो या मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी वर्तमान डॉक्टर मोहन यादव संभाल रहे हैं, और जब दोनों का कोऑर्डिनेशन हो जाए यानी समन्वय दिखाई दे, तो फिर समझिए कि बीजेपी किस तरह अगली तैयारी में लग गई। 2 साल पूरे हुए सरकार को। सरकार के मंत्रियों ने, सरकार ने खुद यानी डॉक्टर मोहन यादव ने अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया है, लेकिन बीच में जरूरत पड़ेगी संगठन की, और संगठन वो है जहां सर्वोपरि माना जाता है भारतीय जनता पार्टी में। तो इसीलिए जब चीज़ें कहीं कुछ बिगड़ी भी है तो उनको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा कुछ नामों का वो जिक्र भी कर रहे थे। लेकिन इसके पीछे मंशा वही है कि समय रहते रहते यदि कुछ गड़बड़ भी है तो उसको ठीक कर लिया जाए, और इसीलिए जब परिणाम भी सामने आते तो उसी तरह के दिखाई देते। लेकिन कांग्रेस के जीतू पटवारी जो कह रहे थे वो भी अलग मोड पर है। वो दावा वही कर रहे थे कि अगली बार यानी 2028 में हम भी किसी से कम नहीं। अब कौन किससे कम रहेगा, कौन किससे आगे जाएगा, ये तो चुनाव के दौर में पता लगेगा। लेकिन आज हम समझते हैं इन्हीं की बातों को कि आखिर हेमंत खंडेलवाल के पीछे या उनकी बात कहने के पीछे क्या मंशा है। मेरे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं, जरा समझते हैं वो 3 सुलगते सवाल। क्या हेमंत खंडेलवाल का समन्वय मॉडल बीजेपी को 2028 में अजय बनाएगा? क्या मोहन हेमंत की जोड़ी 2028 की चुनावी जंग में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होगी?
क्या जीतू का 2028 में बम्पर जीत का दावा चुनावी घमासान का इशारा है? स्वाभाविक है, घमासान तो होना ही चाहिए, जब ही तो मजा है लोकतंत्र में। अब मिलिए उन मेहमानों से। मेरे साथ मौजूद है भूपेंद्र गुप्ता जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता कांग्रेस के। बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत सीनियर लीडर है। साथ ही जुड़ रहे हैं अजय सिंह यादव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का। अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। और चैतन्य भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चैतन्य जी आपका भी बहुत स्वागत है। हम कई बार चैतन्य जी ये बात करते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चौंकाती। अभी हाल ही में हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब चेहरा देखने को मिला तो मुझे लगता है कि जो हम सोच रहे थे उससे कहीं अलग, और ये बीजेपी के लिए अलग तरह का एक मॉडल भी है। पर हेमंत खंडेलवाल जब से प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं तो मुझे लगता है समय काल परिस्थिति के हिसाब से बीजेपी जिम्मेदारी सौंपती है। पर हेमंत जी में ये दिखाई दे रहा है कि उनका एजेंडा एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना। कैसा देख रहे हैं आप? देखिए मनोज जी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में सबसे अगर मजबूत कड़ी होती है वो होती है उसका संगठन, और वो संगठन के जो कार्यकर्ता होते हैं और जो नेता होते हैं वही उस पार्टी को सत्ता तक पहुंचाते हैं। जाहिर सी बात है कि हेमंत खंडेलवाल को जब इसकी बागडोर सौंपी गई थी तो ये मान के चला गया था कि हेमंत खंडेलवाल संगठन को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक दिक्कत ये है कि जो पूर्ववर्ती आपके अध्यक्ष थे विष्णु शर्मा जी, वो चूंकि उधर से आए थे विद्यार्थी परिषद से, तो उनका पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से समन्वय था और वो लोगों को जानते थे। हेमंत खंडेलवाल बैतूल के विधायक हैं, जाहिर सी बात है कि मालवा हो या महाकौशल हो या ये दूसरे इलाके हों, उनमें उतना उनका परिचय नहीं। लेकिन जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि आपको पार्टी, सबसे बड़ी बात जो है वो ये बता रहे हैं कि पार्टी के अनुशासन में रहना है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि जो बड़े बोले नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो किस तरह के बयान दे रहे हैं। अभी विजय शाह ने फिर इस तरह का एक बयान दिया कि हम देख लेंगे, जो लाडली बहना हमको वोट नहीं देंगी। तो उस पर भी इनको ध्यान देना होगा कि जो हमारे नेता हैं वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ है, और भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती कि हम बहुत अनुशासित पार्टी हैं, लेकिन जिस तरह के बयान आते हैं वो कई बार पार्टी को भी असहज करते हैं और लोगों को भी लगता है कि इसमें अनुशासन की कमी हो रही है। तो हेमंत खंडेलवाल ने, जैसे अभी आपने भी बताया कि गोविंद राजपूत और भूपेंद्र सिंह का मिलन करवाया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा, ठीक है आपने एक टेबल पे बैठ के नाश्ता कर लिया, लेकिन उससे जो मन का मैल है वो दूर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से इन दोनों के बीच में राइवलरी चल रही है। अब दूसरी बात ये है कि जो हेमंत खंडेलवाल जी हैं उनका पूरा जो ध्यान है वो इस बात को है कि हमें 28 का चुनाव जीतना है। भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता तो है कि वो बहुत दूर की सोचती है और 365 दिन वो चुनावी मोड में रहती है। अभी बहुत वक्त है, 3 साल का वक्त है, लेकिन अभी से अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं तो उसके पीछे यही कारण है कि जो योजनाएं उन्होंने 2023 में दी थी शिवराज सिंह चौहान ने, उसमें सबसे जो प्रमुख बात थी जिसको लेकर बम्पर उनको बहुमत मिला, लाडली बहना वाला, तो वो अब पूरे प्रदेशों में लागू हो गई वो बात, तो कि आप पैसा दो और वोट ले लो। अभी आपने बिहार में भी देखा होगा 10-10 हज़ार रुपये दे दिए गए हैं और ज़बरदस्त जीत हुई है। तो क्या उसी बात को बढ़ाएंगे? क्योंकि अभी मोहन यादव तो ये भी कह चुके हैं कि हम 5,000 तक ले जाएंगे उस बात को। तो सवाल इस बात का है कि भाई आप कुटीर उद्योग लगवाएं, आप लोगों को उद्योगों में शामिल करें, आप छोटे छोटे उद्योग लगाएं, लेकिन इस तरह से मुफ्त में पैसा बांटना मुझे तो नहीं लगता कि ये किसी भी प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करेगा। अभी भी आप देखिए कि कर्ज पे कर्ज बढ़ता जा रहा है मध्य प्रदेश पे, लेकिन अगर इस तरह की बात रहेगी तो फिर मुझे लगता है कि फिर अब यही परिपाटी जो चलिए परिपाटी तो मुझे लग रहा है सर दोनों ही दलों में एक अजीब सी होड़ सी, हालांकि जब हम साउथ यानी दक्षिण में देखते हैं तो ये बहुत पहले से परंपरा चलती आई है, बाद में फिर उत्तर की तरफ भी आ गई और अब हम हिंदी भाषी राज्यों में भी इनको देख रहे हैं। लेकिन मेहनत भी आपको करना पड़ेगा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। अजय जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कह रहे थे भट्ट साहब भी यही कह रहे थे कि ठीक है आप किसी को मिलवा दीजिए, एक टेबल पर बिठा दीजिए, पर जब मन से दूरी हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि दोनों वरिष्ठ नेता है, और जहां बुंदेलखंड की जो बात हम कर रहे हैं, जहां से दोनों नेता आते हैं जिनका जिक्र कर रहे थे, भूपेंद्र सिंह तो वो है जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया लंबे समय तक, ऐसा कहा जाता, और बहुत मेहनत, छात्र राजनीति से लेकर अभी तक वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से ही वो जुड़े रहे। बाद में गोविंद जी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए और फिर चीज़ें, स्थितियाँ बिगड़ गई। पर ये जो मिलान
बार बार करा रहे हैं खंडेलवाल साहब, ये आगे चलकर सब ठीक हो जाए? देखिए मनोज जी, नेता वही होता है जो केवल अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से अपने कार्यकर्ताओं का और आमजनों का विश्वास जीतता है। तो हेमंत खंडेलवाल जी वही दूरदर्शी सोच वाले नेता हैं जो कि सभी का विश्वास जीत रहे हैं। और जिस तरह से चाहे कुशल संगठक के रूप में उनके पूर्व के दायित्व भी रहे हों और अभी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरह के नवाचार उनके द्वारा लगातार किए जा रहे हैं, वो सभी के सामने हमने लगातार देखा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रबंधन का पूरा दायित्व हेमंत जी के पास था और सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। 60% के लगभग मत भारतीय जनता पार्टी को मिले, जो कि ऐतिहासिक प्रबंधन को दिखाता है। साथ ही विधायक के तौर पर, सांसद के तौर पर भी वो जनता की समस्याओं से इस तरह से रूबरू रहे। हमने इस चीज़ को महसूस किया कि सांदीपनी स्कूल जिस तरह से मध्य प्रदेश में चालू हुए, उनमें कहीं ना कहीं हेमंत खंडेलवाल जी की एक अवधारणा रही। जिस तरह से घर घर एम्बुलेंस के माध्यम से सब वाहन पहुंचाने की जो व्यवस्था सरकार द्वारा की गई, तो ये उनकी दूरदर्शी सोच के परिणाम रहे। तो एक ऐसा नेता जिनके दूरदर्शी सोच के परिणाम लगातार सामने दिखाई देते हैं, वो हेमंत खंडेलवाल जी हैं। उनके अध्यक्ष बनने के बाद आपने देखा किस तरह से एक नियमित समय सीमा के अंदर कार्य समिति बनी, कार्य समिति के माध्यम से सभी को कामों का भी बंटवारा हुआ और पूरी पार्टी एकजुट, एक मत होकर हेमंत जी के पीछे खड़ी है। निश्चित ही बड़ी चुनौती है कि पिछले 22 सालों से प्रदेश में सरकार हमारी है, उसके बाद उसी लक्ष्य को जो कि असंभव सा दिखता है उसको भी और आगे ले जाना। तो वो 2028 में हेमंत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उस 2028 के लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, जो निश्चित ही प्राप्त होगा। भारतीय जनता पार्टी हेमंत जी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रही है। भूपेन जी, ऐसा कहते भी है, हम लोग भी आपस में जब चर्चा करते हैं किसी बात को ठीक करना है तो उसका सबसे बेहतर उपाय है कि संवाद तो कम से कम कीजिए। और बीजेपी के अंदर संवाद की एक प्रक्रिया है जिसके कारण बीजेपी, हालांकि बीजेपी का काम बीजेपी करेगी, पर मैं कांग्रेस की तैयारियों के बारे में समझूंगा। जैसे जीतू पटवारी दावा कर रहे थे कि हम आइन करना भी चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष यही तो कहेंगे और क्या कहेंगे कि 170 सीट है। लेकिन ये तो आप भी शायद कुछ हद तक मानेंगे कि बीजेपी चुनाव जीतने के बाद से अगली चुनाव की तैयारियों में लग जाती है। ये देखिए, वो तो जो है बीजेपी ऐसा प्रचारित भी करती है कि हम जो है 24 घंटे केवल एक ही काम करते हैं, चुनाव चुनाव चुनाव, और जन कल्याण का उन्हें कोई फिक्र नहीं रहती है, क्योंकि वो जनता की वोट से जीतते नहीं हैं। वो जो है बहुत ज़्यादा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम उन्होंने तैयार कर लिया है। लेकिन मैं यहाँ दूसरी बात करूँगा कि जो पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे मित्र अजय सिंह यादव जी का, कि उन्होंने प्रदेश की जनता को ये बताया कि जो संदीपनी स्कूल का जो कंसेप्ट था वो मोहन यादव का नहीं, वो जो है हेमंत खंडेलवाल जी का था। तो ये प्रदेश के लिए एक ये नई खबर है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सीएम राइज स्कूल तो बना रहे थे शिवराज सिंह, तो केवल उस पर सांदीपनी स्कूल की पर्ची चिपकाई गई है। तो पर्ची चिपकाने के पीछे का दर्शन जो है हेमंत जी का क्या रहा होगा, ये भी समझने की बात है कि प्रदेश को ये चीज़ जानना चाहिए। दूसरी चीज़, हर नेता का ये काम होता है कि वो अपने संगठन में जो है जिसमें आपसी वैमनस्य, जो आपसी विद्वेष की चीज़ों को कम करे, तभी तो वो टीम लीडर कहलाता है। तो इस दृष्टि से जो प्रयास किया है हेमंत जी ने, वो प्रयास तो ठीक है और उसकी तारीफ भी अपन कर सकते हैं। लेकिन जो इसका परिणाम है, परिणाम सिद्ध करेगा कि उनका प्रयास समझाइश के ही रास्ते पे है कि आदेश की पूर्ति हो गई है, या उसके उनने जो 3 चीज़ें गिनाई वो तीनों चीज़ों की पूर्ति ये फैसला करता है कि नहीं करता है। दूसरी चीज़ यह है कि चूँकि वो एक वंश परंपरा से आए हैं, बीजेपी का उन्होंने अध्यक्ष पद संभाला है, तो उनको जो है इस अनुवांशिक इस तत्व को भी जो है धीरे धीरे अपनी इमेज में से घटाना है। ये उनके सामने जो असली चुनौती है, क्योंकि 24 घंटे कांग्रेस को तो परिवारवादी कहते हैं, लेकिन बीजेपी के परिवारवाद की उपज है वो स्वयं। तो वो कैसे इस चीज़ को दूर करेंगे या कैसे इस चीज़ को माइनस करेंगे, ये एक चुनौती उनके सामने भी है। अब बात आती है कांग्रेस की, तो जिस तरह की चुनौतियाँ उन बीजेपी के अंदर उनके लीडर्स के सामने हैं, ऐसी जो है इससे कमतर या इससे बड़ी चुनौतियाँ कांग्रेस के अंदर भी हैं, क्योंकि ये तो सतत प्रक्रिया है, कोई भी संगठन चलता है। तो जीतू पटवारी जी भी उन कमजोरियों पर ध्यान दे रहे हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।
और वो कोशिश जो है मैं सफल, और समय बताएगा कि कितना सफल होंगे, लेकिन निश्चित रूप से जिस ताकत से वो काम कर रहे हैं और जिस ताकत से हमारे एलओपी और उनकी जो है टीम काम कर रही है, उससे हमें भी जो है पार्टी के अंदर, चूँकि मैं तो बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ, तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग जो है सफल होंगे। और दूसरी चीज़ हमारी जो तैयारी है वो ये भी तैयारी है कि हम जो है वोट चोरी का मुकाबला डटकर करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अब जो है फ्लूक में आप वोट चुरा लो और काम आपका बन जाए। बराबरी से हम खड़े मिलेंगे हर मोर्चे पर। और उसी दृष्टि से जो है, जो आज आप देखें कि अभी आपको मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग के आपने जो अभी अखबारी खबरें पढ़ी हैं जी कि भोपाल के 21 लाख मतदाता हैं, उसमें से 4.5 लाख मतदाता चुनाव आयोग बता रहा है कि फर्जी हैं। तो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर जो है 25% फर्जी मतदाताओं के माध्यम से आपने चुनाव करा लिया है और उसके बाद काबिज हो गए हैं और कह रहे हैं कि हमने धूल चटा दी, तो ये वस्तु स्थिति है सामने। इसको कैसे जो है ये ठीक करेंगे और कैसे चुनाव आयोग इस पिक्चर को साफ करेगा, ये अभी सामने है और इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। ये तो स्पष्ट हमने नहीं कहा, ये चुनाव आयोग कह रहा है। ठीक है, अब उसका लाभ तो फिर आपको मिलेगा। नहीं, लाभ में तो इसीलिए तो घोषणा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे। और दूसरी बात आपसे बताते हैं जी, राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं तो हम लोग खराब आदमी हैं। यही बात जो है योगी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री, कि हमारे यहाँ 4 करोड़ वोट फर्जी हैं। तब जो है बीजेपी के मुंह से हवा भी नहीं निकल रही। ये कैसी दोगली दो मुही राजनीति करने वाली पार्टी है कि एक मुख्यमंत्री सत्ताधारी पार्टी का कह रहा है कि 4 करोड़ वोट फर्जी है मेरे यहाँ पे, और काट दिए चुनाव आयोग ने। ना चुनाव आयोग की आवाज़ निकल रही, ना बीजेपी की आवाज़ निकल रही। लेकिन राहुल गांधी अगर कह देते हैं कि वोट चोरी हो रही है तो राहुल गांधी देशद्रोही हैं। ये जो राजनीति का नया विन्यास है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और अगर हेमंत खंडेलवाल जी ऐसी चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। खैर, ये SIR का इस समय काम चल रहा है और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सुधरेंगी। भट्ट साहब, आप कुछ कह रहे हैं? जी मनोज जी, मैं एक चीज़ जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ। हेमंत जी की सोच थी कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों में मॉडर्न सुविधाएं हो, ना कि स्कूल के नामकरण की सोच थी। नामकरण तो सरकार का काम होता है। कि पहले सीएम राइस जो स्कूल थे वो सोच उनकी थी, जो सोच उनकी थी, जिसपे सरकार आगे बढ़ी है। तो सोच के लिए वो बधाई के पात्र हैं। आप उसको सरकारी नाम के लिए राजनीति आप कह गए थे, स्वाभाविक तौर पर वो अपनी बात रखें। सोच उनकी थी, वो सोच उनकी। मुद्दा ये है भी नहीं। चैतन्य भट्ट जी, दोनों पार्टियों की तैयारियों को आप देख रहे हैं, फर्क क्या नजर आता है मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं? देखिए, ये तो सच है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। अगले चुनाव को लेकर जहां जो कमियां, जैसे हेमंत खंडेलवाल कह रहे थे, वो भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब आप बार बार लगातार सत्ता में रहते हैं तो फिर और ज्यादा चुनौतियां सामने आती, क्योंकि 25 साल एक लंबा समय हो जाएगा जब 2028 की तरफ हम बढ़ रहे होंगे। क्या बीजेपी इन सब चीजों को समझ रही, इसीलिए आगे की तैयारी कर रही? देखिए, बीजेपी तो हमेशा से तैयारी में रहती है, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जैसे अभी उन्होंने एक बात कही थी कि पद की चिंता मत कीजिए, पद तो आते रहते हैं, लेकिन पद की तो सारी लड़ाई होती है, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो। अभी आपने देखा होगा कि विधानसभा में किस तरह से विजयवर्गीय जी ने पुराने मुख्यमंत्रियों की शान में कसीदे कढ़े हैं, तो वो असहज तो कर दिया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी बात, उन्होंने इस बात का भी इशारा कर दिया कि मुख्यमंत्री तो सूट बूट पहन के आते हैं, हम गरीब फटेहाल यहाँ बैठे हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये तमाम चीज़ें आपको दिखाती कि कहीं ना कहीं पार्टी में असंतोष है। और उस बात को लेके अगर हेमंत खंडेलवाल जी उन तमाम चीज़ों को अगर गहराई से देखेंगे तो उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं इसको दूर करना पड़ेगा हमको। और अब वो कितना दूर हो पाता है ये बहुत कठिन बात है, किस तरह से दूर होती है बातें। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, देखिए, कांग्रेस बहुत लंबे समय से सत्ता से बाहर है, 15 महीने की उसको सरकार मिली थी। ये अलग बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेता ने पलटी मार के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और उनकी सरकार गिर गई। तो अब वो इस बात को भी समझ रहे हैं कि भाई हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, कौन कौन से हमको मुद्दे उठाना है जो हमें 28 के चुनाव में विजय दिला दे। और देखिए, हर पार्टी का नेता ये तो मान के ही चलता है कि उसको जीत मिलना है, और वो अपने उत्साह, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए भी ये बात कहती है कि हम बहुमत में आएंगे। वो तो लेकिन अब ये सारी चीज़ें तो जनता के हाथ में होती। जी
बिल्कुल जी, बिल्कुल, आप वो तो ठीक कहेगा ही कि भाई हम सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन अब ये सारी चीज़ें तो जनता के हाथ में है, मतदाता के हाथ में होती है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीतू पटवारी यंग हैं, उमेश श्रृंगार जी हैं, ये तमाम लोग प्रयास तो कर रहे हैं। अब उसमें प्रयास में कितनी सफलता मिलती है तो 2028 में ही पता लग पाएगा। लेकिन जो मुद्दे उठा रहे हैं वो निश्चित तौर पे जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। जी। कुछ बातें कह रहे थे अजय जी, भूपेन जी भी उन बातों की तरफ, चाहे वो SIR की बात कर रहे थे, मैं उस तरफ ना ले जाते हुए तैयारियों की जब हम बात करते हैं 28, अभी बहुत दूर है 28, 2 साल हुए हैं आपकी सरकार को, वर्तमान सरकार की हम बात कर रहे हैं, और आप लोग समीक्षा भी कर रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन ये जो कमियां हैं, जैसे कुछ बातें भट्ट साहब ने कही, कुछ बातें वो जिनकी तरफ हम खबर आज दिखा रहे हैं, गोविंद जी या भूपेन जी की बात हो, इसी तरह की खबरें कुछ और जगह से भी आती है। कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी में संगठन और भारतीय जनता पार्टी का कैडर वो सबसे ऊपर है। उस संगठन में अनुशासन का सभी लोग पालन करते हैं और उसी परंपरा के अनुसार काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के लोग जिसको कहते हैं कि हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, आप कार्यकर्ताओं उस संगठन की उस मेहनत को नहीं देखते हैं जो संगठन लगातार पूरे 66,000 बूथों पे 365 दिन काम करता है। लगातार हमारे कार्यक्रम आयोजन चलते हैं। आत्मनिर्भर भारत समाप्त नहीं हुआ तो GST अभियान, GST के बाद जैसे ही SIR प्रारंभ हुआ तो पूरे 66,000 बूथों पे कार्यशालाएं, और हमारे कार्यकर्ताओं ने दायित्व निभाए SIR में। कांग्रेस तो केवल ये कह देगी कि 25,000, 25 लाख, 30 लाख वोट कट रहे हैं तो ये फर्जी थे क्या। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि प्रदेश का एक जायज़ मतदाता नहीं है जो ये कह दे कि उसका SIR में नाम नहीं जुड़ पाया, जबकि वो जायज़ मतदाता था। तो SIR की प्रक्रिया एक तरह से मतदाता सूची के शुद्धिकरण की है। कांग्रेस को तो स्वयं इस बात के लिए बधाई देना चाहिए, जो कि पहले आरोप लगाते थे कि फर्जी वोट जुड़े हुए हैं। तो जब निर्वाचन आयोग फर्जी वोट हटा रहा है तो इसमें तो आपको भाजपा से भी आगे होके बधाई देना चाहिए। असल में कांग्रेस का संगठन केवल प्रचार प्रसार और प्रोपोगेंडा तक सीमित हो गया है। जहां हमारे 66,000 बूथों पे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, आप केवल एक इवेंट तक PCC कार्यालय के सामने या फिर किसी भी आयोजन में एक इवेंट करो, फोटो खिंचवाओ, दिल्ली भेज दो, यहां तक सीमित हो गए। इसीलिए आपको परिणाम नहीं मिलते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी में जो आयोजन कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारा ग्रास रूट लेवल तक कार्यकर्ता काम कर रहा है। आज SIR के लिए हर बूथ पे काम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत के लिए, GST अभियान के लिए, सरकार की सौगातों के लिए, सरकार के 2 साल के ऊपर एक एक बूथ पे आयोजन हो रहे हैं। सरकार की रीति नीति, केंद्र सरकार की रीति नीति हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं, और आप जमीन पर कहीं नहीं है। इसलिए केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित है। इसीलिए इस तरह का परिणाम है। पर पहले नहीं रहे होंगे, अभी तो जमीन पर थोड़ा दिखाई देखिए, जमीन पे इवेंट करवाना, फोटो खिंचवाना को जमीन नहीं मान सकते हैं। देखिए, हमारा कार्यकर्ता पूरे 66,000 बूथों पे जनता के बीच में बैठा है, और लगातार हमारी जो हमने जनता को दिया है सौगातें, उसके आधार पर हम जनता के बीच में जाते हैं। भूपेन जी जवाब भी दीजिएगा। लेकिन एक बात तो है, खैर फील्ड पर भारतीय जनता पार्टी, आप दोनों, आप भी बने रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप भी मानते हैं कि लगातार हमें मेहनत करना पड़ेगा, और स्वाभाविक रूप से मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी क्या चुनाव जी देखिए, जो है ये 4 करोड़ वोट फर्जी हैं, ये आरोप हमने लगाया कि बीजेपी ने लगाया। ये तो अभी जो स्पष्ट सामने है ना ये चीज़। योगी जी क्या कांग्रेस पार्टी के नेता हैं? अगर हैं तो बड़ी खुशी की बात है। यादव जी यहाँ पे स्वीकार कर लेंगे वो कांग्रेस के कहने से उन्होंने ये आरोप लगाया। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इन्हीं 4 करोड़ फर्जी मतदाताओं के साथ योगी जी चुने गए ना, इन्हीं फर्जी मतदाताओं के माध्यम से मोदी जी चुने गए ना। तो आपने जो है अपना चुनाव तो करा लिया फर्जी मतदाताओं से। अब जो है आपके जो हलक में आ रही है, क्योंकि अब वो नाम कट रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश में इन्हीं 20% जो 4.5 लाख एक कॉन्स्टिट्यूंसी में फर्जी मतदाताओं के माध्यम से इलेक्शन करा लिया, वाहवाही लूटी, डांस किया कि 1-1 लाख वोटों से हम जीते हैं। और जब जो है वो कटने की स्थिति आ रही तो चिल्ला कौन रहा? बीजेपी। अभी तक कांग्रेस चिल्ला रही थी तो कैसे गुदगुदी हो रही थी कि ये कांग्रेसी। हम जो ये तो जो इलेक्शन कमीशन बता रहा है ना, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब कौन दे रही? बीजेपी दे रही, क्योंकि ये लाभार्थी हैं, हितग्राही हैं इस काम के। और उस हितग्राही के उसमें जो है ये अब बातें सामने आ रही हैं। अब तो देश की जनता मानने लगी कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये तो नारा देश का नारा बन गया है।
तो ये जो परिस्थिति पैदा हुई है उसी की बिहार हम में ये चर्चा लोग कर रहे नहीं हैं। समझ पाए थे क्या क्यों बिहार में भी समझे लोग, लेकिन वहाँ पर जो खेल हुआ है वो खोला भी उजागर होगा, चिंता मत करिए। जैसे हरियाणा का उजागर हुआ है वैसे उजागर वहाँ का भी होगा, जैसे जो है कर्नाटक का उजागर हुआ है वो यहाँ भी होगा। लेकिन दिग्विजय सिंह जी भी कहते हैं मेहनत और करना पड़ेगा, जमीन तो पर आना करनी पड़ेगा। पड़ेगी, उसमें कौन सी दो राय है, मेहनत भी करनी वो पड़ेगी। कहते हैं कि बैठ के बात नहीं होगी। इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम जो है मेहनत नहीं करेंगे तो अपने आप जीत जाएंगे, या बीजेपी केवल वोट चोरी से ही जीत रही है। कहीं उनका भी अपना स्ट्रांग होल्ड है, उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। ऐसे थोड़ी है हम बीजेपी की तरह थोड़ी हैं कि अंधी बटेर पकड़ के घूमते रहते हैं कि हमने जो है गप कर लें सारी चीज़ों। जहाँ हम कमज़ोर हैं हम मानेंगे, जहाँ पर जो है हमारी मजबूती के बावजूद भी जो है चोरी से हमें हराया गया उसको भी हम चिल्ला के कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे जी। अब तो ये खुद ही कह रहे हैं। और आपको ये बता दें कि ये जो ये कहानी चलाते हैं बीजेपी के जो फर्जी कांड जो है कि साहब कांग्रेस जहाँ जीत जाती वहाँ पे कुछ नहीं कहते। हम तो कर्नाटक में जीते, हम वहीं तो कह रहे हैं, वहीं से शुरू की हमने लड़ाई। और दूसरी चीज़ ये है कि हिंदुस्तान में ईवीएम की लड़ाई कांग्रेस ने शुरू नहीं की, ये तो सबसे पहले लड़ाई बीजेपी ने शुरू की है। क्यों? ये रो रहे थे उस समय, बीजेपी के ही लोगों ने मुकदमे करे, सुब्रमण्यम स्वामी ने मुकदमा करा, इनका नरसिम्हा से था जो एमपी, उसने किताबें लिखी और अडवाणी जी ने उसके खिलाफ कैंपेन चलाया। शुरुआत तुम ही ने करी भाई, तुम कब रो रहे थे? अब हम कह रहे हैं तो अब जो है कांग्रेस ही जहाँ पे साहब जीत जाते हैं वहाँ पे नहीं कहते। वो तो अजय जल्दी से देखिए मनोज जी, अब ये तो स्पष्ट तौर पर प्रमाणित है कि एसआईआर प्रक्रिया हमारे तुम्हारे किसी के मतों के लिए नहीं है, ये मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए है और कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए जो भी शुद्धिकरण तो जनता कर देगी, 2028 में कर देगी शुद्धिकरण, जिसका शुद्धिकरण करना होगा। इसके बाद ये भी तय हो जाएगा, पहुंच जाते हैं और शुद्धिकरण हो गया है। ये कांग्रेस के वो आरोप है जिनके कोई तथ्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। समय इजाजत नहीं एक जायज मतदाता नहीं दिखता है जिसको एसआईआर में जगह न मिली हो। ये केवल राजनीतिक प्रपंच है ना। बिहार में कोई मतदाता ऐसा मिला जिसका नाम काटा गया हो, और जो जायज मतदाता हो गया। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमान के साथ जुड़े, अजय यादव जी, धर्मेंद्र गुप्ता जी, चैतन्य भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन ये भी सच है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा शुद्धिकरण करने का अधिकार जनता जनार्दन के हाथ में होता है और वो शुद्ध कर देती है समय पर। जब 5 साल में चुनाव होते हैं तो किसको शुद्ध करना है, किसको आगे के लिए क्या रास्ता दिखाना है, वो सब करती है। लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव होगा जब एसआईआर के बाद होगा। जाहिर सी बात है दोनों दलों को अपने तरह से मेहनत करना होगा, संवाद स्थापित करना होगा। भारतीय जनता पार्टी भी उस तरफ काम कर रही है, कांग्रेस भी उस तरफ काम कर रही है, लेकिन किसकी मेहनत कितना काम करेगी ये चुनाव में देखने को मिलेगा। मुझे दीजिए इजाजत, तो आगे देखिए प्राइम मेट्रो। नमस्कार।